So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है प्लस जो कोर्सेस हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज टैकी काइनिन करके है, एर्गोस्फीयर है, माइक्रो क्रेडेंशियल्स हैं, बॉटम ट्रॉलिंग है, जीनोसाइड कन्वेंशन है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन और जो मेंस का क्वेश्चन है वो है। तो उसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी आज आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको काफ़ी सोच के लिखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचना पड़ेगा, बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन लेकर चलना पड़ेगा, देन ओनली आप अच्छा कर सकते हो उसमें। तो ये साइंस का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है। ये टॉपिक हम एजुकेशन से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 में इंक्लूड कर सकते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट प्लस आईआर का टॉपिक है। जीनोसाइड कन्वेंशन आईआर का टॉपिक है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पॉलिटी और सोसाइटी का टॉपिक है। एंड ये नेक्स्ट जो है ये PII ये साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे रिपीटेड होते हैं, जैसे इज़राइल के कंटेक्स्ट में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है। जैसे साउथ अफ्रीका ने जो उस पर केस किया था तो उसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा डिस्कस कर रखा है, तो उसको रिपीट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज वो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, तो नोट्स आपके ऐड ऑन होते चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन आज मेंस का देखो, डस प्लुरैलिटी इज अबव बेसिक ह्यूमन राइट्स। बहुत सोच के लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे कंटेंट को लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। ये 15 नंबर में आपको लिखना है, ज़रूर से लिखो। और अपना आंसर आप टेलीग्राम चैनल सौरभ पांडे UPSC करके है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस एक साल की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स ऑलरेडी आपका लॉन्च हो चुका है। 10 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और अभी कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। तो इस कोर्स के अंदर अभी जैसे एक तो 30% ऑफ है आपका, और इस कोर्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। मतलब वो वन लाइनर वाला नहीं, जो डेप्थ में एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो रहेंगे, प्लस 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे। जो आप प्रैक्टिस करोगे, क्लासेस शुरू होंगे उसी दिन से PDF और ये सब भी आपको दिया जाएगा, रिवीजन भी आपका होता रहेगा। तो ये क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी 10 फरवरी से। और सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और इस ऐप में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप लैपटॉप से क्लास देखते हो तो web.saurabhpande.upsc.com पे जाके आप क्लासेस लैपटॉप में भी देख सकते हैं। ये ऐप याद डाउनलोड करके क्लासेस कर सकते हैं। अभी आप देखो ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना क्योंकि बैच बंद है। CSAT का कोर्स आपका चल रहा है जैन सर के द्वारा, उसका एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स लाइव है, फर्स्ट पेपर के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। और ये कोर्स आपका करंट अफेयर्स का चल रहा है, प्लस आंसर राइटिंग अभी नहीं करना है। करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ है जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं, तो कल हमारा 16वां टेस्ट हो गया, 17वां टेस्ट इस वीक संडे को ही शेड्यूल्ड होगा। रिजल्ट मैं पब्लिश कर दूंगा आपका। ARC रिपोर्ट है, ये आप लोग अपना कोर्स, तो ये सारे कोर्सेस हैं जो अभी एक्टिव हैं, बाकी बाद में धीरे धीरे आपके आते चले जाएंगे। शुरू करते हैं। द साइंटिस्ट इन जापान हु स्केयर्ड फ्लाइज टू अंडरस्टैंड फियर। फियर की बात करें, फियर क्या है, जैसे जैसे इसमें चलो फियर के कंटेक्स्ट में नहीं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द कंटेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कुछ एक टर्म मेंशन्ड है, कुछ एक टॉपिक मेंशन्ड है, तो वो हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स के कंटेक्स्ट में। तो डर एक इमोशन है, डर जो है वो एक प्रकार से इमोशन है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम ये सीखते चले जाते हैं कि इससे हमें डरना चाहिए, इससे हमें नहीं डरना चाहिए। तो ये एक प्रकार का जो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन बायसनेस आप कह सकते हो, उस बेसिस पे हमने अपना एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए। एक प्रकार का इमोशन जो है राइज होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर जन्म लेता है 6-7 मंथ या 1 ईयर का भी है, तो उसके सामने ऐसी किसी चीज़ के सामने आप उसे खड़ा कर दो जो जिससे जनरली हम डर सकते हैं। तो अगर उस बच्चे ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कभी नहीं किया तो कभी उससे नहीं डरेगा। तो धीरे धीरे बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर इमोशंस, फियर हमारे अंदर जनरेट होता चला जाता है। अब देखो रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने कहा, लाइक जो रिसर्च कहती है कि जो न्यूरोकेमिकल जो हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल जिसका नाम है टैकीकाइनिन, ये बेसिकली ये एक बिहेवियर लेकर आता है फ्लाइज के अंदर। और जो फ्लाइज मतलब जो फ्लाइज होती हैं, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मक्खियाँ जो होती हैं फ्लाइज। अब इनके अंदर एक म्यूटेशन होता है, मतलब सडन जेनेटिक जीन के लेवल पे बदलाव होता है, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, जो उनके ब्रेन में चीज़ें प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स दैट डिप्राइव देम ऑफ अ न्यूरॉन दैट कुड रिलीज टैकीकाइनिन।
didn't display the threat avoidance behavior even if they retain other visual and motor responses. तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है, लाइक दे आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूरॉन्स, किसी भी प्रकार का जो न्यूरॉन्स है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, जैसे हमारा ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के माध्यम से भी हम जो है डेवलप करते चले जाते हैं. सो बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ न्यूरॉन्स जो कि रिलीज़ कर सकता है टैकीकाइनिन, और इस वजह से जो थ्रेट अवॉइडेंस बिहेवियर है उस चीज़ को वो नहीं ऑप्ट कर सकते. थ्रेट अवॉइडेंस बिहेवियर, थ्रेट मतलब ऐसा बिहेवियर जिससे कि किसी प्रकार का जो थ्रेट है उसको आप इग्नोर कर सको, या फिर जो फियर है वो आपको ना हो सके. तो जो न्यूरॉन्स हैं जो इस प्रकार के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं in the visual regions of the fly brains. So scientists want to understand how visual information is transmitted to elicit the fear response. मतलब किस तरीके से किसी चीज़ को आप देखते हो और उस बेसिस में उसके प्रति फियर बिहेवियर आपका आता है. तो बस अभी देखो हमें इसका फ्लाइज के बारे में इतना नहीं जानना, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टैकीकाइनिन बेसिकली एक रिसेंटली न्यूज़ में था. ये क्या है? तो एक प्रकार का न्यूरोकेमिकल है जो ब्रेन से रिलीज़ हो रहा है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर बिहेवियर लिंक्ड विथ फियर. मतलब फियर किस तरीके से आपका जनरेट हो सकता है और इस सब से. तो ये बस एक कितना आपको आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, एर्गोस्फीयर मेकिंग अ ब्लैक होल वर्क. अब इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, क्योंकि देखो साइंस टेक के जितने भी क्वेश्चन पिछली बार आए थे सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और इस बार भी जब प्रश्न आएगा, पेपर आएगा, तो मैं आपको वो विद प्रूफ आई विल शो यू. और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आपका व्यू पॉइंट रहता है, कल भी मैं एक कमेंट रीड कर रहा था कि सर जो है आप जो है क्वालिटी में कुछ ऐसा डाइल्यूशन कर रहे हैं. तो अब मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ. आप एक बार आप कंटेंट को एक हफ्ते देखें, टॉपिक्स जो डिस्कस होते हैं वो देखें, मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ उसको आप देखें, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन भी प्रिपेयर होता है. कंटेंट मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, और ये इस काम को करते करते 5 से 6 साल के ऊपर समय हो चुका है. तो एक नज़र बन चुकी है कि अच्छा ये टॉपिक कवर करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस टाइप से एक बना. हो सकता है कोई टॉपिक जो आपको इंपॉर्टेंट लगता हो वो सच में इंपॉर्टेंट ना हो. तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए. किसी चीज़ को करते करते एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है. तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो भले हमारा जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है उसमें बदलाव होता रहता है. कभी मैं आपके सामने लाइव आ जाता हूँ, कभी हम लोग का इस टाइप से कंटेंट चलता है, किसी न किसी तरीके से चलता रहेगा. कंटेंट में कभी भी किसी भी प्रकार का डाइल्यूशन कभी नहीं हुआ है. और जिस तरीके से कंटेंट कवर किया जा रहा है, अगर आप इसको अच्छे से कवर करोगे, देखो कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है वो एग्ज़ाम जब आएगा तभी हम डिसाइड कर सकते हैं. जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो दे आर अवेयर कि हर साल मैं आपको थोड़े बहुत जो जुड़े हुए हैं उनको बता देता हूँ कि देखो यहाँ से हम लोग के प्रश्न आए हैं. बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो पाती है, लेकिन जब इस बार भी प्रीलिम्स होगा, जब मेंस होगा, खासतौर से मेंस में बहुत ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं. तो ये ध्यान रखना. दूसरा, जब कोर्स के लॉन्च की बात होती है, अब जैसे अगर आपको मान लो अभी किसी ने 5 महीना या 2 महीना 3 महीना पहले मुझे ज्वाइन किया है, अब मैंने ये कह रखा है कि अगर आपने पहले से सारा कंटेंट कवर कर रखा तो अपना रिवीजन कर लो, या रिवीजन के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप 2 साल पहले का कंटेंट मतलब पूरे इतने पुराने सेशंस कैसे कवर कर पाओगे. तो पहले मैं किसी और संस्थान में था, तो यहाँ पे वीडियोस हैं, अभी वो पूरे वीडियोस को आप देखोगे तो फिजिबल नहीं होगा. तो प्रीलिम्स के लिए एक स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा. मान लो मैं यूट्यूब में भी लॉन्च करता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि वो सीरियस बच्चे वही 50-100 बच्चे ही होते हैं. तो 100 बच्चे जो है आप कह सकते हैं कि यूट्यूब में सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये है यूट्यूब के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्पीसीज़ वाला जो सेशन है मैं आप लोग को करवा रहा हूँ. स्पीसीज़ के वीडियोस हमारे लगभग 4 से 5 या 6 हो चुके हैं. तो इसमें स्पीसीज़ का एक बहुत सरकारी PDF है, उससे मैं आपको कवर करा रहा हूँ. उसके अलावा 10 तारीख के बाद से आपका लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और ये सब की क्लासेस शुरू हो जाएंगे. फ्री क्लासेस रहेंगे यूट्यूब के अंदर. तो उस पर एक वीडियो बन के सारे वो सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे. जहाँ पे ज़रूरत है एक लेवल पे, जैसे थोड़ा कई लॉजिस्टिक्स आते हैं, वहाँ पे फिर आपके सेपरेट कोर्स जो है वो लॉन्च होता है. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ब्लैक होल के बारे में. वो ब्लैक होल की अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्लैक होल, तो ये मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है. तो नेबुला है जो आप कह सकते हैं जो क्लाउड है गैसेस का, और जब इसका मास बहुत अधिक होगा जैसे है ना, तो ये रेड सुपर जायंट बनेगा, सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन होता है. और फिर डिपेंडिंग अपन, जैसे अगर बहुत हाई मास होगा तो उसका जो अंत है स्टार का न्यूट्रॉन स्टार के रूप में होगा. ये और बहुत ज़्यादा है, देखो हाई एंड वेरी हाई,
अगर वेरी हाई है तो फिर उसका जो अंत है वो ब्लैक होल के रूप में स्टार का होता है। अब आपने सिंगुलैरिटी ये पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी में, कि कहा जाता है कि एक पॉइंट था, उसमें एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और फिर यूनिवर्स बना। तो ये जो थ्योरी, इसको सिंगुलैरिटी शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये सिंगुलैरिटी और इससे फिर पूरा का पूरा ब्लैक होल और ये सब बना। तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ और उस इवेंट से पूरा फिर यूनिवर्स और इसका गठन हुआ। तो इसको, इस थ्योरी को सिंगुलैरिटी शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म इवेंट हॉरिजॉन है। इवेंट हॉरिजॉन एक ऐसा, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल का एक ऐसा सराउंडिंग है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पूरे रीजन के अंदर इतना हाई होता है कि अगर किसी भी चीज़ की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं है तो उसको स्केप नहीं कर सकता। मतलब इवन लाइट भी स्केप नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी चीज़ को स्केप करना है इस जगह से तो उसे, उसकी जो स्पीड है दैट हैज़ टू बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो है, इसे, इस पूरे एरिया को इवेंट हॉरिजॉन बोलते हैं। तो इवेंट हॉरिजॉन बेसिकली इट इज़ लिंक्ड विद द ब्लैक होल। अब यहाँ पे जैसे ये पूरा ब्लैक होल है, यहाँ पे सिंगुलैरिटी, इवेंट हॉरिजॉन, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब रोटेटिंग जो ब्लैक होल है, इस, अच्छा, इस पे एक और टर्म यूज्ड है, इसके इवेंट हॉरिजॉन के चारों तरफ ये जो बना हुआ है इसको एर्गोस्फीयर बोलते हैं। तो ये शब्द भी आपको याद रखना हो सकता है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है मैंने पहली बार इसको कवर किया है, क्योंकि पेपर में भी मैंने पहली बार ही इसको देखा है। तो एर्गोस्फीयर शब्द आपको याद रखना है। इवेंट हॉरिजॉन तो हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ है, बट एर्गोस्फीयर बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से, कब आप सेशन अटेंड करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर आप जरूर से दें। ये एक पार्टिसिपेशन बना रहता है। और सेशन को लाइक करें। मतलब ये छोटी सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, जान सकता हूँ। एटलीस्ट आप बताएं कि कब सेशन अटेंड करते हैं, आप अपना नाम बता सकते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन में एकदम कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड भी समय आपका इसमें नहीं लगेगा। लाइक बटन प्रेस करने में कितना समय लगेगा। तो ये एक, आपको ये कहना मुझे पड़ेगा कि आपके लेवल पे ये सेल्फिश बिहेवियर है। क्या अगर आप एक लाइक बटन प्रेस करने में भी आलस करते हो और एक कमेंट करने में भी आलस करते हो, और मेरे द्वारा जो सेशन है वो रेगुलर बेसिस पे चलता जा रहा है, तो एक छोटी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर, क्योंकि देखो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस पे काम करता है, सिंपल सी बात है, लाइक कमेंट और इस बेसिस पे होता है। तो धीरे धीरे चैनल की ग्रोथ के लिए सेशन कंटिन्यूस बेसिस में चलता रहे, अच्छा कंटेंट मिलता रहे, तो इट्स बेटर कि इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप जो है वो कर सकते हैं। तो कंटेंट तो आप फ्री एक्सेस कर रहे हैं, बट लाइक बटन प्रेस करने में, आज मैंने बोल दिया तो 2-4 दिन लाइक करोगे, फिर लाइक भी करना छोड़ दोगे, फिर कहना चलो अपना फ्री में कंटेंट मिल ही रहा है, कर लेते हैं, और है ना। और अगर मैं ये सब बातें बोलूँगा सोचूंगा अरे यार इतना कौन सुनता है क्या, है ना। तो ये सब आप अपने लेवल पे भी देख सकते हो कि एटलीस्ट लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करें, और जो है कमेंट ज़रूर से करें, क्योंकि ये एक जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए ज़रूरी होता है ये सारा। उनको ये मतलब नहीं कंटेंट अच्छा है या ख़राब, उससे उनको मतलब नहीं होता। चलो, तो यहाँ पे रोटेटिंग ब्लैक होल हैव अ यूनिक फीचर, अ रीजन आउटसाइड द आउटर इवेंट हॉरिजॉन कॉल्ड एर्गोस्फीयर। तो याद रखना, एर्गोस्फीयर बेसिकली क्या है, ये इवेंट हॉरिजॉन के सराउंडिंग। तो एर्गोस्फीयर और इवेंट हॉरिजॉन दो हिस्से हैं ब्लैक होल के हैं। तो ब्लैक होल बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्लैक होल का फॉर्म होता है, तो हमने इवोल्यूशन अभी देखा ब्लैक होल का, जो स्टार होगा जिसका मास बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो फिर वो जब उसके अंदर का जो फ्यूल है धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है, और जैसे हाइड्रोजन है और जो न्यूक्लियर आपका फ्यूज़न होता है, फिर उसके बाद हीलियम जनरेट होता है, और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होता चला जाता फ्यूल, फिर ये कोलैप्स कर जाता अपने उसमें ही, और कोलैप्स करने के बाद बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ, आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल जो पुल है वो भी आपका जनरेट होता है। सो सेंटर ऑफ ब्लैक होल इज़ अ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, जहाँ पे इवन जो आइंस्टाइन के द्वारा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी वर्क नहीं करती है। ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत बहुत आप कह सकते हैं हाई होता है, बहुत ज़्यादा, इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप। खासतौर से जो इवेंट हॉरिजॉन का रीजन है, सिंगुलैरिटी आप ये याद रखना, जैसे मान लो ये ब्लैक होल की हम बात करते हैं, तो सिंगुलैरिटी और ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इसलिए इस शब्दों का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सो इवेंट हॉरिजॉन इज़ अराउंड द सिंगुलैरिटी, जहाँ पे कोई भी चीज़ जब तक उसकी स्पीड लाइट से ज़्यादा नहीं है वो आपका स्केप नहीं आपका कर सकती है। बियॉन्ड इवेंट हॉरिजॉन यू हैव एर्गोस्फीयर, a bigger sphere that an object can enter and then leave if it is moving fast enough but still less than the speed of light। मतलब देखो दो पार्ट हैं। एर्गोस्फीयर ब्लैक होल का वो हिस्सा है कि वहाँ से अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट से कम भी है तब भी चीज़ें स्केप हो सकती हैं, लेकिन इवेंट हॉरिजॉन में नहीं हो सकती। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो जो एर्गोस्फीयर है ये ग्रीक वर्ड एर्गॉन से है, जिसका मतलब होता है वर्क। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि इट इज़ पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट मैटर एनर्जी फ्रॉम एर्गोस्फीयर बट नॉट फ्रॉम बियॉन्ड द इवेंट हॉरिजॉन। मतलब जो
एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एर्गोस्फीयर से। तो ये फैक्ट्स थोड़े से याद रखने, ये नया टर्म इवेंट हॉरिजॉन, एर्गोस्फीयर, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, पूरा का पूरा जो ये सब प्रिपेयर करना है मॉर्निंग में उठ के सारा, फिर ये चीज़ें आपको देनी भी हैं कि आप अपना रिवाइज भी करो, अपने नोट्स भी बनाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं तो करना पड़ता है। इसके लिए भी आप खुद सोचो कि मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, कि मोटिवेशन इस चीज़ के लिए कहाँ से मिलेगा सुबह उठ के। अब कोई 1,500-2,000 लोग जो है अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि धीरे 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 कई लोग प्रीलिम्स में लग गए होंगे, कोई अपना एक ओपिनियन किसी ने डेवलप कर लिया, कोई कुछ का, ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अच्छा कंटेंट मिले मेरे द्वारा, ये एक प्रयास रहता है ना। तो आप एक लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, कमेंट जो है कर सकते हैं, जहाँ मौका मिले शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रयास चलता रहे, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट होने के बाद अपना जो जॉब है उसको आप करेंगे, सारी चीज़ें हैं, बट ये जो प्रोसेस है, जो एक इनिशिएटिव लिया गया है वो चलता रहे, ये कंटिन्यूस बेसिस में जो है चलता रहे। तो एक छोटा सा आप लोग ये जिम्मेदारी जरूर से लें। अब देखो यहाँ पे वेना डेल मर करके देखा जाए, वाइन यार्ड ऑफ द सिटी, तो ये देखो ये एक न्यूज़ आई है, ये आजकल ये जगहें बहुत न्यूज़ में रहती है, ज्योग्राफी का अच्छा टॉपिक इसमें आ जाता है। तो वेना डेल मर जो है बेसिकली ये चिले जो देश है पैसिफिक ओशन के उधर साइड पे, तो साउथ अमेरिका का देश है, वहाँ पे ये आपका लोकेटेड है। और यहाँ पे वेल पैरोजो रीजन, ये भी चिले में लोकेटेड है, वहीं पे ये आपकी एक शहर है चिले का जिसे विना डेल मर कहते हैं। तो बस ये इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स, द नेक्स्ट चैप्टर इन द हायर एजुकेशन। माइक्रो क्रेडेंशियल के कंटेक्स्ट में हम माइक्रो क्रेडेंशियल क्या, अब इसमें इन्होंने बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड अपनी बात बोली है, बट हमें एक हायर एजुकेशन में एक टॉपिक जानना है, वो है माइक्रो क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं। अब देखो आजकल जो ज़माना आ गया है ना, जैसे आज के समय में किसी ने मान लो बीटेक कर लिया है, अब वो सोच रहा है एआई में कोर्स करना, तो आज तक लोग करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स एआई में कर लिया, फिर उसमें सीख के और अपना जॉब करने लगते हैं। तो ये जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटी है विथ प्रूफ ऑफ लर्निंग, मतलब जो भी सर्टिफिकेशन वो सारा आपका मिल जाए कि ठीक है इन्होंने ये चीज़ सीखी है, इतने लेवल का सीखा है, एक सर्टिफाई हो, सामने वाला भी उसको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ये सर्टिफिकेट है तो ऑथेंटिक है। तो ये जो तरीके से माइक्रो क्रेडेंशियल्स बोलते हैं, तो ये ऑनलाइन फिजिकल या हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। माइक्रो क्रेडेंशियल्स स्टूडेंट मस्ट स्टडी फॉर, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट को जैसे मान लो यूनिवर्सिटी में कोई बड़ी डिग्री लेना है तो वहाँ पे सालों साल आपको पढ़ना पड़ता है, अब इसमें नहीं इतना ज़रूरत आपका ज़रूरत नहीं है। माइक्रो क्रेडेंशियल्स में कुछ 6 महीने 5 महीना ये कोर्स पे डिपेंड करता है, उसमें आपको फिर आपको जो भी चीज़ आपने सीखी उसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपका लाइक जो भी डिग्री है उसकी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आज के समय में कई सारी ऐसी जैसे माइक्रो मास्टर डिग्री, डिजिटल बैजेस, नैनो डिग्री, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, ऐसे कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। क्योंकि देखो यूनिवर्सिटीज़ के पास जैसे मान लो आईआईटीज़ हैं या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ भी होती है इन सब एरियाज़ को लेके। सो ये वो माइक्रो क्रेडेंशियल्स की तरफ आपका जा सकते हैं। अब यह क्या इनफ डिमांड है माइक्रो क्रेडेंशियल भारत में अगर देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी स्किल्ड एजुकेशन पे फोकस किया है, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक, और ख़ास तौर से वो स्किल्स एक्वायर्ड। देखो जॉब के लिए जैसे बार बार ये प्रयास होता है ना कि जैसे हम लोग कहते हैं सरकार नौकरी निकाले, सरकार नौकरी कर, देखो गवर्नमेंट क्या जॉब निकाल सकती है, गवर्नमेंट बेसिकली अपने जो भी अपने लेवल पे है वो उतना जॉब निकाल सकते हैं, बट वो बहुत ही कम होता है, 2-3% आप मान लो। और सब लोग तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन जाए, पूरा भारत थोड़ी ना गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो हमें और सेक्टर्स पे जॉब निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अंदर अब पूरा भारत गवर्नमेंट में ही काम करे तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो ये क्या पॉसिबल है। हाँ उनके द्वारा वैकेंसीज कई लेवल पे निकाली जाती हैं और कम ज़्यादा पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि वो एक लिमिट है। तो 2-3% है पूरे एम्प्लॉयमेंट का, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर पे ही आपको रहेगा। प्राइवेट सेक्टर हो या कोई स्टार्टअप ला रहा है, कोई एंटरप्रेनर बन रहा है, तो उसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं। अब सब अगर मान लो कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर कोई आपको जॉब देता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के चले गए और आपको जो है वहाँ पे नौकरियाँ मिल जाएगी। अब वो जिससे रिलेटेड होगा उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलेगी। मान लो एआई बेस्ड है या किसी लेवल पे जो भी चाहिए उस पर बेस्ड है, तो वैसी स्किल भी आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्किल को एक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आपके साथ बनी रहे। सपोज करो आज से मैंने 10 साल पहले एक बीटेक किया, अब मुझे ये है कि मैं एआई के फील्ड में जाऊँ या कोई XYZ कोई टेक्नोलॉजी है या स्किल है मैं एक्वायर करूँ जिससे कि मुझे जॉब मिल जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी माइक्रो क्रेडेंशियल्स के माध्यम से हो सकती है। तो ये एक एडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं सनसाइन इनिशिएटिव, ये एक टॉपिक आपका इंडिया और श्रीलंका के कंटेक्स्ट में आपका फ्रेम हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जगह आप याद रखो, जैसे ये श्रीलंका है, उसका ये तमिलनाडु, ये पालकी स्ट्रेट है,
ये है ना, ये गल्फ ऑफ मैनार है, इधर ही कच्छा एक आइलैंड है, कच्छा करके आइलैंड है। और ये आपका ये देखोगे ना रेड में जो दिख रहा है, ये मैरीटाइम बाउंड्री है, समुद्री बाउंड्री। अब इसमें जनरली क्या होता है, तमिलनाडु के मछुआरे जो होते हैं वो इसको क्रॉस कर जाते हैं और श्रीलंका के वाटर में, और फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो एक इशू लगातार चल रहा है। इसके पीछे एक रीज़न है कि कई ऐसी फिशेज़ होती हैं, जैसे टूना फिश है, एक टूना फिश है जो विश्व में बहुत, मतलब देखोगे ना इसके बारे में तो ये बहुत महंगी मिलती है। तो बड़े बड़े फिशरमैन क्या है, छोटे पुअर जो फिशरमैन है उनको लेके और उनको बोट में बिठा देते हैं और फिर उनसे पकड़वाते हैं। तो कुछ लोग को श्रीलंका के वो जो है वो पकड़ लेते हैं, कोस्ट गार्ड वाले। तो उसके बाद या उनकी नेवी पकड़ लेती है। तो ये उनके लिए फिर मतलब फिर एक इंडिया श्रीलंका का इशू बन गया। तो ऑल दो दोनों एग्री करते हैं कि एक लाइवलीहुड इशू है। और दूसरी चीज़ क्या है कि श्रीलंका का जो कोस्ट है वहाँ भी काफ़ी मछलियाँ थी, बट इतनी ज़्यादा ओवर फिशिंग हुई जिसकी वजह से यहाँ कम हो गई। तो जो फिशेस हैं वो इधर ज़्यादा हैं, और इस वजह से क्या है कि तमिलनाडु से फिशरमैन इधर जाते हैं फिशेस को पकड़ने के लिए। और दूसरा यहाँ पे एक जो है वो है बॉटम ट्रॉलिंग। अब बॉटम ट्रॉलिंग और भी मैं आगे दिखाऊंगा। देखो ये मछलियाँ हैं, अब यहाँ पे ये जैसे बॉटम ट्रॉलिंग आप देखो ये इस टाइप से होती है, ये बॉटम ट्रॉलिंग है। जैसे ये जहाज़ है आपकी, इस पर नेट है और पूरा ज़मीन के अंदर यहाँ तक जितनी भी फिशेस हैं छोटी बड़ी सबको लेकर चले जाते हैं। तो आप सोचो इसका इकोलॉजिकल कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये देखो ये छोटी बड़ी बहुत छोटी सब कुछ ये टांग के ले जाना। अब तो इसका इकोलॉजिकल बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सी फ्लोर है, अगर आपको कंटेंट दिख रहा हो तो सी फ्लोर इससे अफेक्ट होता है, जो हैबिटेट है उसमें बदलाव होता है, स्पीसीज़ का जो बैलेंस है। अब आप फिश खाते हो, छोटे फिशेस आप सब पकड़ के ले गए, आप ही खाते हो, बड़ी फिशेस तो छोटे फिशेस को ही खाएंगे ना। अब वो मैगी बना के थोड़ी ना खाएंगी। तो यहाँ पे डिसरप्टिंग द बायोकेमिकल जो साइकिल है, यूट्रोफिक की मतलब जो भी मतलब पूरे के पूरे इकोसिस्टम का वो हिस्सा भी है। मछलियाँ छोटी बड़ी, और आपने पूरा इकोसिस्टम डैमेज कर दिया। और फिर न्यूट्रिशनल जो साइकिल है उसको भी उससे ब्रेक होता है। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेट भी है, क्योंकि बहुत सारी जो आप कह सकते हैं कि मछलियाँ हैं या दूसरे रिसोर्सेस हैं, उनका रोल खासतौर से जैसे मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बनाती हैं और जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसको एब्जॉर्व करती हैं। तो ये आप याद रखना कि ये सब किस तरीके से मैराइन इकोलॉजी की कंटेक्स्ट में चीज़ें होती हैं। ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना। ये आई थिंक 2022 या 21 के मेंस में भी प्रश्न था, कोस्टल इकोलॉजी और उसके कंटेक्स्ट में या मैराइन से रिलेटेड। तो ये शब्द आपको थोड़ा सा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब देखो न्यूज़पेपर में नहीं है, ये जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़पेपर के बियॉन्ड भी। अब जो कंटेंट न्यूज़पेपर में उसको लेकर चलना है साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस खाली फैक्ट्स देख लिया कि चलो जो लिखा है मैं आपको लाइन टू लाइन पूरा रीड कर दिया बस हो गया आप, तो ये नहीं है यहाँ पे। हमें ये देखना है कि एक स्टैटिक को भी साथ में पैरेलली लेकर चलना है। और जो खाली न्यूज़पेपर में 3-4 लाइनें लिखी हैं सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं हमें रखना अपने आप को। देखो तो श्रीलंका में इज़ अंडर प्रेशर फ्रॉम इट्स नदर्न प्रोविंस। देखो श्रीलंका का जो नदर्न हिस्सा है उनमें जो फिशरमैन है उनका भी लाइवलीहुड मछलियों से ही चलता है। तो वो ये कहते रहते हैं कि यार देखो ये जो बॉटम ट्रॉलिंग की जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो ये बोट्स होती हैं उसमें बड़े बड़े नेट्स होते हैं, उससे पूरा का पूरा ऐसा नीचे से पूरा मछलियाँ ले जाते हैं जो तमिल के फिशरमैन्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है उनके द्वारा, जो श्रीलंका के नदर्न पार्ट में जो फिशरमैन रहते हैं। तो इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मतलब वो डिमांड करते हैं अपनी सरकार से। सो बॉटम ट्रॉलिंग को ख़त्म किया जाना चाहिए पाल्क बे से। उसके बाद फिशरमैन को जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना टू टेक टू डीप सी फिशिंग अंडर द ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम। और ऑल दो बॉटम ट्रॉलर्स अभी भी एक्टिव है, तो इसका काफ़ी इकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर आपके पास तमिलनाडु मैराइन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट 1983 है, जिसके तहत वी कैन से मैकनाइज्ड फिशिंग बोट्स जो हैं परमिटेड हैं टू फिश ओनली बियॉन्ड 3 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। 3 नॉटिकल माइल्स तक ही कर सकते हो, बट उस चीज़ को फॉलो आपका नहीं किया जाता। फिर धनुषकोडी और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री की अगर बात किया जाए इज़ ओनली 9 नॉटिकल माइल, तो ये बहुत ही पास में है और इस वजह से वो क्रॉस कर जाते हैं। फिर इंडिया श्रीलंका के बीच का भी जो टेंशन है वो आपका बना रहता है। तो बॉटम ट्रॉलिंग आप याद रखना, इससे बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं होल्डिंग इजराइल अकाउंटेबल, या IR का टॉपिक। इस पर हमने डिस्कस कर रखा है कि साउथ अफ्रीका ने क्यों और किस बेसिस में, किस एक्ट के बेसिस में जो केस है वो दर्ज किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। फिर हमने ये भी डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस किया है, क्यों केस किया है
क्या एक्सपेक्टेड है। अभी जो जजमेंट आएगा उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे जब एक बार दिया जाएगा, आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर रखे। अब इसमें मैंने एक नया चीज़ जो पिक किया, जो हमने नई डिटेल में भी कवर किया, वो है जीनोसाइड कन्वेंशन। ठीक है, इनमें इन्होंने जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो इतना मतलब आपके इंटरेस्ट के ऊपर आप रीड कर सकते हो। तो हमारे लिए जो एक नया टॉपिक एक हमें जानना है वो जीनोसाइड कन्वेंशन, जो मैंने कवर किया। बाकी और सारे डायमेंशंस हमने कवर किए हैं, तो वही बार बार वही डायमेंशन रिपीट करना ठीक नहीं है। तो जीनोसाइड कन्वेंशन की बात करते लेते हैं पहले, क्योंकि ये नया है। जीनोसाइड कन्वेंशन पहला ह्यूमन राइट ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अडॉप्ट की गई थी 9 दिसंबर 1948। तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में कि कब इसको अडॉप्ट किया गया था। अब इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कमिटमेंट टू नेवर अगेन, नेवर अगेन, तो नेवर अगेन ये जो क्लॉज है, कमिटमेंट है, मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो भी एट्रॉसिटीज़ हुई, जीनोसाइड हुआ, तो उसको रोकने के लिए ये आपका कन्वेंशन आया। तो यहाँ पे एक स्पेशल एक टर्म यूज़ होता है इस कन्वेंशन के लिए, वो है नेवर अगेन। मतलब जो भी जीनोसाइड हो दोबारा से हुआ है, सेकंड वर्ल्ड हो, दोबारा से आपका नहीं होना चाहिए। तो जीनोसाइड एक क्राइम है जो कि वॉर और पीस के टाइम दोनों समय पे हो सकता है। एंड यहाँ पे बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को अडॉप्ट भी किया गया है। इवन 1998 का रोम जो स्टैट्यूट है जिसके माध्यम से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन किया गया, उसमें भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। और ये जो कन्वेंशन है ये इस्टेब्लिश करता है कि जो भी स्टेट पार्टी, मतलब जो भी देश इस कन्वेंशन का हिस्सा बनते हैं, दे हैव द ऑब्लिगेशन, जिसके माध्यम से जो भी जीनोसाइड जैसे क्राइम को करता है तो उसको पनिश किया जा सके। मतलब कई तरीके से, या तो लॉ लेकर वो आ सकते हैं या फिर उसको पनिश कर सकते हैं कोई इंडिविजुअल हो या कोई बड़ी पोस्ट में बैठा हो या कोई पब्लिक ऑफिशियल हो, तो उसके खिलाफ एक्शन जो है लिया जाए। इन एडिशन प्रोहिबिशन नॉट टू कमिट जीनोसाइड, किसी भी प्रकार का जीनोसाइड नहीं किया जाना चाहिए, और ये सभी पे बाइंडिंग है, भले उन्होंने जीनोसाइड कन्वेंशन को साइन रेटिफाई किया है या नहीं किया है। तो ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है कि भले किसी ने किया है नहीं, बट दे हैव टू टेक एक्शन टू प्रोहिबिट जीनोसाइड। कमेंट सेक्शन बताओ वेदर साउथ अफ्रीका एंड इजराइल बोथ आर पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, मतलब दोनों ने साइन और रेटिफाई कर रखा है कि नहीं कर रखा। अब देखो जो ऑब्लिगेशन इस कन्वेंशन के तहत वो क्या है, जीनोसाइड किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, ऑब्लिगेशन टू नॉट टू कमिट जीनोसाइड, रोकना, और इवन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब बियॉन्ड अपना जो एरिया है उस वहाँ पे भी प्रयास करना कि वहाँ भी ना हो, जो जीनोसाइड करे उसे पनिश करना। एंड फिर उसके बाद इफेक्टिव पेनल्टी इम्पोज करना, और जो भी है मतलब जो भी चार्ज्ड है विथ जीनोसाइड इन अ कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल ऑफ द स्टेट, तो मतलब पूरा केस रखना, और जो भी ट्रिब्यूनल है जिसका गठन किया गया है एक्शन लेना, और फिर जो भी जीनोसाइड चार्जेस जो इन्वॉल्व हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज और ट्रीटीज़ के माध्यम से उसके खिलाफ एक्शन लेना, एक्सट्रेडिशन करना। जिसने मान लो कोई यहाँ पे एक्स कंट्री में करता है तो फिर उसको मतलब उसने एक्स कंट्री में करके वाई में चला गया तो उसको दोबारा से एक्स कंट्री में लेकर आना। इंटरनेशनल डे, तो दिसंबर 9 को इंटरनेशनल डे के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है, और इसमें अवेयरनेस जनरेट करना खास तौर से। नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देख लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉलिटी का टॉपिक है, दिस इज़ लिंक्ड विथ पॉलिटी। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अभी जैसे यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, जैसे हमारा संविधान के अंदर भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उस पर भी मेंशन है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की गई है। सो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो भी उत्तराखंड के अंदर ड्राफ्ट सामने आया है, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस्ड है, मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करना। कई सारे अलग अलग जो मैटर्स आपके होते हैं, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मैंडेटरी पीरियड वेटिंग टू बी ऑब्जर्व बाय फॉलोइंग द डिजोल्व, जैसे मान लो मैरिज हो तो और उसमें जो समय होता है वेट करने का, या ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें हो गई। तो देखो दो शब्द यहाँ पे मेंशन होते हैं, एक होता है आपका, एक होता है जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ, जैसे सीआरपीसी वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, आईपीसी सीआरपीसी, तो ये क्रिमिनल लॉ सभी पर एक समान लागू होते हैं। बट सिविल मैटर जैसे प्रॉपर्टी का, या फिर दैट इज़ रिलेटेड विथ मैरिज, या ऐसे एडॉप्शन, ये सब क्या है, ये इसको गवर्न करने के लिए सिविल लॉज होते हैं। अब हमारा देश ये प्रोवाइड करता है कि कुछ सर्टेन कम्युनिटीज़ के कंटेक्स्ट में जो पर्सनल लॉज हैं, मतलब वो उनके जो रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसको गवर्न करें।
तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ जो सिविल कोड है वो क्या कहता है कि जो सिविल मैटर्स हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया कि शादी हो गई या फिर एडॉप्शन हो गया या प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो गया मैं वुमेन के लिए या मैन के लिए, है ना, फादर से जो ट्रांसफ़र हो रहा है सन डॉटर को ट्रांसफ़र होता है, उसमें एक समान लॉ हो और उस इर्रेस्पेक्टिव कौन किस रिलीजन से है, उसके मतलब उसके अलावा मतलब वी कैन से कि कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी पर वो सिविल लॉ लागू होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे। तो ये एक आइडिया है, बेसिस है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब इसमें एक डिबेट जरूर से चलती है कि एक तरफ प्लुरैलिटी है, अब हमें ये देखना है कि एक तरफ प्लुरैलिटी है मतलब डाइवर्सिटी है और दूसरी तरफ आपका सर्टन लॉज हैं, जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे वैल्यू सिस्टम पे। हम ये नहीं कह सकते कि डाइवर्सिटी या प्लुरैलिटी एक बेसिस बन जाए कि बेसिक जो राइट्स किसी को दिए गए हैं वो बेसिक राइट्स भी उनसे छीन लिया जाए, खासतौर से वुमेन की बात अगर किया जाए। सो यहाँ पे जैसे इक्वल प्रॉपर्टी शेयर है मुस्लिम वुमेंस को देना चाहिए, ये इसमें प्रोवाइडेड है। मैरिज एज जो है 18 साल और 21 साल वुमेन और मेन के लिए है। फिर डाइवोर्स मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हैं। और जैसे मान लो डाइवोर्स भी होता है तो उसमें जो पैसा दिया जाता है वो सारी चीज़ें, उसके लिए भी फिर एक सबके लिए समान लॉ आपका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट के जिन्हें डिसीजन लेना है। 1985 का जजमेंट शाहबानो जो केस है उसमें कहा गया कि आर्टिकल 44 के अंदर जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है वो सिर्फ कागज़ों में है, तो यहाँ पे उसको सामने लेकर आना है। कई पिटिशंस दर्ज किए गए हैं जिसमें डाइवोर्स से रिलेटेड एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए और एलिमनी जो लॉ है, जो मतलब डाइवोर्स के बाद जो पैसा मिलता है वो है, तो ये सब एक समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि देखो एक कम्युनिटी से अगर कोई है या एक रिलीजन को कोई फॉलो करता है तो वो वहाँ पे वुमेन के पास राइट नहीं है, दूसरे में है, तो वो एक प्रकार से इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 15 ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। तो ये कुछ आर्गूमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। कोर्ट ने डिसमिस किया था पिटीशन जिसमें ये कहा गया था कि जो उत्तराखंड है उसकी सरकार के पास ये राइट नहीं है कि वो ऐसी कमेटी का गठन कर सकता है। बट कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 162 उनको परमिट करता है, पावर देता है कि जहाँ पे ऐसे मैटर्स हैं जहाँ जो कि स्टेट सब्जेक्ट में मेंशन्ड है या कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है, वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्टेट अपना लॉ लेकर आ सकता है। तो ये आर्टिकल 162 भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रोवाइड करता है स्टेट को, जिसके माध्यम से ऐसे मैटर्स जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है उसमें एक्शन या फिर जो भी स्टेप है वो स्टेट के द्वारा लिया जा सकता है। तो इसमें एंट्री 5 है कॉन्करेंट लिस्ट का 7 शेड्यूल के अंदर, और फिर एंट्री 5 जो कॉन्करेंट लिस्ट की जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट, माइनर, एडॉप्शन और ये सब जॉइंट फैमिली और सब कुछ ये टर्म है। तो इसकी वजह से क्या है कि मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन्ड है, इट मीन्स व्हाट कि अगर ये लॉ उत्तराखंड के द्वारा लेकर आया जाता है कंसिडरिंग दीज सब्जेक्ट्स, तो और इसे प्रेसिडेंट का जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनका एसेंट मिल जाता है, तो फिर ये लॉ पूरे तरीके से एप्लीकेबल होगा। इससे डिफरेंट लॉ हम सेंटर पे भी ला सकते हैं। बट अगर मान लो ये जब कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट पर स्टेट लॉ लेकर आता है तो उसे अगर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए तो वो लॉ पैरेलली एग्जिस्ट कर सकता है टू द लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। सेम का सब्जेक्ट्स में अगर पार्लियामेंट का लॉ है तो एक तरफ वो भी रहेगा और स्टेट के द्वारा लॉ जो फ्रेम हुआ है वो भी आपका रहेगा। लॉ कमीशन की बात करें तो देखो लॉ कमीशन जो है इसमें बलबीर सिंह चौहान इन्होंने कहा कि फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल, ना भी ज़रूरत है अब इस टाइम पे। और इसमें यह भी कहा है कि यूनिफॉर्मिटी जैसे हम ये कह दें कि यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरली नीड यूनिफॉर्मिटी, तो सेक्युलरिज्म कुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द प्लुरैलिटी प्रेवलेंट इन द कंट्री। तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि देखो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि चलो एक सिंगल यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से XYZ फ़ायदे हैं जो हमने डिस्कस किए, लेकिन इसमें जैसे लॉ कमीशन है, जैसे मान लो आपको यूसीसी को क्रिटिसाइज़ करना तो लॉ कमीशन के आर्गूमेंट देना, अपने इमोशन से नहीं लिखना है। तो जो लॉ कमीशन 21वीं जो लॉ कमीशन है उसने साफ साफ इस चीज़ को कहा, इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी ना नेसेसरी है ना डिज़ायरेबल है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल टेक अस टूवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी, मतलब प्लुरैलिटी से हम यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हैं। और सेकुलरिज्म कैन नॉट बी द बेसिस टू कॉन्ट्रडिक्ट द प्लुरैलिटी पार्ट।
तो ये एक चीज़ जो है आपका हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनली आइडेंटिफिएबल इन्फॉर्मेशन। ये साइबर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में टॉपिक है। तो पर्सनली आइडेंटिफिएबल इन्फॉर्मेशन या PII क्या होती है? कोई भी डेटा या जो इन्फॉर्मेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जैसे आप और हम, हमारे से रिलेटेड कोई डेटा, जैसे आधार का डेटा, पैन का डाटा, पासपोर्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस बेसिस पे हम इजीली आइडेंटिफाई भी किए जा सकते हैं। अब क्या है कि जो भी ये डेटा है इससे हम आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, हमारे जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं डेटा से जुड़ी हुई हैं। तो जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इस डेटा के कंटेक्स्ट में, तो उन्हें स्टेप लेना चाहिए कि इस डेटा को प्रोटेक्ट रखा जाए। जैसे फोटोग्राफिक इमेज भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी जो है इसमें। तो अब साइबर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में ये बहुत मैटर करता है कि ये सारा का सारा डेटा आपका प्रोटेक्टेड रहे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इससे इंडिविजुअल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड कई सारे जो डेटाबेस हैं उनके, मतलब मान लो ये बेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो इससे इंडिविजुअल की बात करें उसको टारगेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कई गलत चीज़ें भी की जा सकती हैं उस डेटा का इस्तेमाल करके। डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव PII की बात करें तो नॉन सेंसिटिव PII बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़ किया जा सकता है, जिसमें मान लो जिप कोड, रेस, जेंडर, रिलीजन, ये आपका आपका नॉन सेंसिटिव है। और बेसिकली इस इन इन्फॉर्मेशन से किसी इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन जो सेंसिटिव है वो उसके बेसिस में इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो खास तौर से सरकार, बैंक या दूसरे जो मतलब एम्प्लॉयर्स, इनके द्वारा ये स्टोर्ड होता है। तो आज के समय में इंडिविजुअल प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत मैटर करता है, और उसमें भी जो PII सेंसिटिव डेटा है वो बहुत मैटर करता है। तो ये आप साइबर सिक्योरिटी या डेटा गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में कोई प्रश्न आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, डस प्लुरलिटी इज अबाउट द बेसिक ह्यूमन राइट्स। इसको आपको एक्सप्लेन करना अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। डिटेल्ड कोर्स जो करंट अफेयर्स का है, जिसमें हम लोग 2 साल का कंटेंट को कवर करेंगे इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आज 30% ऑफ है। तो ये कोर्स आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, या सौरभ पांडे CSE ऐप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आप लैपटॉप से अगर करना चाहते हैं तो web.saurabhpande.upsc.com वेबसाइट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है लिंक, सारे के सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो अभी आपका CSAT का कोर्स भी चल रहा है, उसके बाद आपका करंट अफेयर का कोर्स 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। मेंटरशिप चल रहा है, बट मेंटरशिप का बैच क्लोज हो चुका है तो आपको ज्वाइन नहीं करना है। एग्रीकल्चर का ऑप्शनल भी चल रहा है, अभी उसमें भी 20% ऑफ है। और डेली आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद अभी ज्वाइन करना भी नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे। और करंट अफेयर्स का जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है वो आपका 16वां टेस्ट कल हो चुका है, 17th टेस्ट कमिंग संडे को है। ARC रिपोर्ट का कोर्स भी है। तो ये सारे कोर्सेस आपके एक्टिव हैं। आपका सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी, और यहाँ पे सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।